तो स्वागत है आप सभी का NFA-NET क्लास में। एक बार मैं फिर से आप सभी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से जून 2018 के PYQs लेके आई हूँ, जहाँ पर हम सारे टॉपिक्स को भी क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक पे डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट पे। एक सिस्टम के डेवलपमेंट के बारे में पूछा जा रहा है और यहाँ पर आपको बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या पूछा गया है, जो सॉफ्टवेयर है एक सिस्टम है उसका आपको क्या निकालना है, एफर्ट्स निकालना है। एफर्ट्स जो कि किस में होगा, इन पर्सन मंथ की बात कर रहा है। डेवलपमेंट टाइम की बात कर रहा है, जो हमें टाइम निकालना है वो मंथ में निकलेगा। एंड देन जो कॉस्ट होगा वो लैख में बताएगा, मतलब आपको एफर्ट, डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट की बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, उसके लिए आपको कुछ गिवन डेटा दिए गए हैं, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या डेटा दिया गया है कि लाइन ऑफ कोड, जो सिस्टम में लाइन ऑफ कोडिंग होगी वो कितनी होगी, टोटल 33,480 LOC की बात किया जा रहा है। सेकेंड जो बात कर रहा है एवरेज प्रोडक्टिविटी जो होगी वो कितनी होगी, 620 LOC पर मंथ की बात कर रहा है। एंड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कितने हैं, 6 है, मतलब जो टीम होंगे उनमें कितने मेंबर्स होंगे, 6 मेंबर्स होंगे। एंड एवरेज सैलरी, उन सभी मेंबर्स का जो एवरेज सैलरी है पर मंथ का वो 50,000 है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, एफर्ट की बात कर रहे हैं। एफर्ट्स जहाँ हम निकालेंगे तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, जितना टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड दिया गया है, ठीक है, LOC जितना दिया गया है उसको डिवाइड करना है आपको एवरेज प्रोडक्टिविटी लाइन ऑफ कोड से। तो कितना दिया है टोटल, तो यहाँ पर 33,480 की बात कर रहा है एंड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 620। ये जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एफर्ट निकलेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 54 जाएगा। ओके, तो जो 54 किस पे निकल रहा है, पर्सन मंथ की बात कर रहा है। क्लियर है। यहाँ जो आंसर आया, मतलब एफर्ट की जो बात आ रही है वो बता रहा है 54, जो कि आपको ऑप्शंस में पता चल गया है कि ऑप्शन बी में आएगा। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डेवलपमेंट टाइम की बात कर रहा है। डेवलपमेंट टाइम कैसे निकालोगे, जितना आपका एफर्ट निकला है, ठीक है, टाइम कैसे निकाला जाएगा, जितना आपका एफर्ट निकला है डिवाइड बाय जितने टीम मेंबर्स होंगे उससे आपको डिवाइड करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि जो टाइम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। एंड एट लास्ट आपको क्या पूछा है, कॉस्ट पूछा है, किसका, सिस्टम का डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको जितने टीम मेंबर्स हैं उनको लेना है, ठीक है। तो कॉस्ट के लिए जितने टीम मेंबर्स रहेंगे उनसे आप मल्टीप्लाई करोगे कि जितना आपका मंथ निकला है, जो मंथ निकला है मतलब कितना समय लगेगा आपके सिस्टम को बनने में, वो कितना टाइम से पता चलेगा, 9 मंथ। तो हम उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड पर मंथ का जो सैलरी रहेगा उसको हम लेंगे, तो 50,000। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 27 लाख का आएगा। मतलब कि एक सिस्टम है जिससे आपको तीन चीज़ एक साथ पूछ दिया है। क्या क्या, एफर्ट पूछ दिया है, जो हमने टोटल लाइन ऑफ कोड डिवाइड बाय एवरेज प्रोडक्टिविटी से किया है। नेक्स्ट जो पूछा था, टाइम पूछा था, जो एफर्ट निकला है उससे जितने टीम मेंबर्स होंगे उनसे डिवाइड किया गया है। एंड लास्ट कॉस्ट पूछा है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर पूछ चुकी है। ये जो टॉपिक था वो कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल से था, जहाँ से हमने तीनों टर्मिनोलॉजीज़ को देख चुका है। क्लियर है। तो सेकंड क्वेश्चन हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कुछ टर्मिनोलॉजीज दी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, अलग अलग है टर्म्स, एंड वहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग दिया है। आपको मैं बता देती हूँ कि ये वाला जो मैच द फॉलोइंग है वो सेम है जो कि अभी रिसेंट दिसंबर 22 के जब हम PYQs किए थे वहाँ पर हमने देखा था, सेम था, एज इट इज था, कोई भी चेंजेस नहीं थी इसमें। तो एक बार देख लेते हैं एक बार और कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहला आपको दिया है प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा है, प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी हम कहाँ फाइंड करते थे, एक याद रखिए, कोकोमो मॉडल से हम सारी कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करते हैं, जो किसके अंदर आता है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल के अंदर आता है। सेकेंड जो टर्म है वो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एनालिसिस की बात कर रहा है।
ठीक है, सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, तो हम उसको इसके रिक्वायरमेंट से बता सकते हैं। उनके एनालिसिस कैसे करेंगे, उनके रिक्वायरमेंट से करेंगे। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन की बात होती है यहाँ पर। थर्ड क्या बोला जा रहा है, कपलिंग एंड कोहेजन की बात हो रहा है। तो कपलिंग एंड कोहेजन किससे रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन से रिलेटेड है, जो कि क्या बताता है कि एक गुड सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, हाई कोहेजन और लो कपलिंग होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है, मतलब कि वैलिडेशन टेक्निक। वैलिडेशन टेक्निक हम लोग कब अप्लाई करते हैं, जब एक पूरा सॉफ्टवेयर, एक पूरा प्रोडक्ट बन जाता है, तब वो वैलिड है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम वैलिडेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। और उसमें कुछ सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन होते हैं, मतलब जो भी उनका फ्लो रहेगा, जो भी डेटा जैसे रहेंगे, उन सभी को शो करने के लिए हम एक डायग्राम यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है, सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन। क्लियर है। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपको पूछ रहा है सॉफ्टवेयर कोड मैनेजमेंट से, SCM, जिसका शॉर्ट फॉर्म अगर बोला जाए तो SCM बात होता है, सोर्स कोड मैनेजमेंट की बात कर रहा है। जहाँ पर आपको पूछ रहा है कि कौन सा सोर्स कोड मैनेजमेंट नहीं है। क्लियर है। नॉट की बात कर रहा है, कौन सा सोर्स कोड मैनेजमेंट नहीं है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक कोई नहीं होगा, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सोर्स कोड मैनेजमेंट होता क्या है। सोर्स कोड मैनेजमेंट क्या है, एक मॉडिफिकेशन, ट्रैक मॉडिफिकेशन है। क्लियर है। यहाँ पर क्या होता है, सोर्स कोड में जो भी चेंजेस होंगी, मतलब आपके प्रोडक्ट में, आपके सिस्टम में, आपके सॉफ्टवेयर में जो भी सोर्स कोड होगा, उस पर जो भी चेंजेस होंगी, ठीक है, या जो भी मॉडिफिकेशन होगा सोर्स कोड में, उसका एक रिपॉजिटरी क्रिएट किया जाता है। ठीक है, एक हिस्ट्री क्रिएट किया जाता है। उस हिस्ट्री से क्या होता है कि कभी अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस रिपॉजिटरी या हिस्ट्री फाइल से ट्रैक किया जाएगा चीज़ों को, और देन फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। उसे ही हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड मैनेजमेंट। एक हिस्ट्री क्रिएट की जाती है और वहाँ से फिर ट्रैक किया जाता है और उसको फिर सॉल्व किया जाता है। SCM को वर्जन कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है, उसका और नाम है वर्जन कंट्रोल। कुछ एक्टिविटीज़ है, कुछ टर्म है जो हमें याद रखने हैं, और इसी से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। जैसे कि ये प्रोवाइड करता है क्या, सिंक्रोनाइजेशन, सिंक करने की काम करता है। जो भी कॉम्प्लेक्स कोड रहते हैं, जब हम क्या करते हैं कि एक नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और हमें क्या करना है कि एक कोड को रीयूज़ करना है, मतलब कि हमें जो पहले से कोड बने हुए हैं उसको मर्ज करना है। तो जब मर्ज के टाइम पे उसे क्या करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है इस वजह से। तो वहाँ आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये कंट्रोल करता है प्रोजेक्ट फोर्किंग। प्रोजेक्ट फोर्किंग क्या है, तो एक क्या होता है, व्हेन अदर डेवलपर्स टेक कॉपी ऑफ सोर्स कोड। जैसा कि मैंने कहा कि जब हम कॉपी करते हैं किसी और सिस्टम का सोर्स कोड को, तब वहाँ पर एक नया डेवलपमेंट जब उसके बाद क्रिएट होता है, तो उस न्यू डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट फोर्किंग। एक नया प्रोजेक्ट बनाना, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर से कुछ लाइन ऑफ कोड या सोर्स कोड को कॉपी करने के बाद जो नया सॉफ्टवेयर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट फोर्किंग बोलते हैं। एंड थर्ड जो बात होती है, हिस्ट्री की बात होती है। हमने पहले ही बात किया कि सोर्स कोड मैनेजमेंट क्या काम करता है, सबसे पहले वो एक हिस्ट्री फाइल क्रिएट करता है, एक रिपॉजिटरी क्रिएट करता है, उसके बाद उन चीज़ों को ट्रैक करता है। क्लियर है। तो ये कुछ 3 टर्म्स थे। अब हम लोग को क्या पूछा है, सोर्स कोड मैनेजमेंट में कौन सा टर्म नहीं होता। तो जैसे कि हमने सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन देख चुका है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कोड को मैनेज करने के लिए, सिंक करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ किया गया, तो ये तो है। उसके बाद वर्जन एंड रिवीजन हिस्ट्री, तो यहाँ पर हमको पता है कि ये हिस्ट्री भी क्रिएट करता है, और इसी को ही हम क्या नाम से जानते हैं, वर्जन कंट्रोल के नाम से जानते हैं, तो ये भी है। नेक्स्ट क्या पूछा है, प्रोजेक्ट फोर्किंग की बात कर रहा है। तो प्रोजेक्ट फोर्किंग भी हमने देखा, ये भी सोर्स कोड मैनेजमेंट का टर्म है। क्या नहीं है पूछा था, तो सिंटेक्स हाईलाइटिंग इसका आंसर है, जो कि हमने नहीं देखा है सोर्स कोड मैनेजमेंट में। क्लियर है। तो जो भी काम थे सोर्स कोड मैनेजमेंट के, वो हमने क्लियर कर लिया है, हम थ्योरी वाइज देख चुके हैं उसको, उसके क्या एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हमने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। किससे? सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी की बात कर रहा है। डेटा क्या क्या दिया है कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो क्रैश हो रहा है 20 टाइम्स इन ईयर 2017। 2017 में 20 बार तो वो क्या हुआ है? क्रैश हुआ है, मतलब हैंग हो गया है। उस टाइम पे वो सिस्टम वर्क नहीं कर रहा था। एंड ईच क्रैश इट टुक्स 2 मिनट्स टू रीस्टार्ट। और हर बार जब वो बंद हो रहा है, क्रैश हो रहा है, तो उसको रीस्टार्ट करने के लिए वो 2 मिनट ले रहा है। मतलब टोटल वो कितना मिनट्स क्या कर रहा है जब वर्क नहीं हो रहा है सिस्टम, तो वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 20 टाइम्स तो क्रैश हो रहा है, और हर बार कितना टाइम ले रहा है उसको रीस्टार्ट करने के लिए? 2, मतलब कि टोटल 40 मिनट्स की बात कर रहा है। फिर अब क्या बोला है कि कितना अवेलेबिलिटी है उस ईयर में, तो पहले हम उस 2017 में कितने अवेलेबिलिटी है उसका हम मिनट्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। मिनट्स में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक ईयर में 365 डेज, ठीक है, उसको हम 24 यानी पर डे में 24 आवर्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे और 60 मिनट्स की बात करेंगे। तो यहाँ इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा? 525 और 600। ये जो है वो टोटल मिनट्स निकला किसके लिए? पर ईयर में। क्लियर है? अब हम लोग को क्या करना है? ये था क्या? पर ईयर में, मतलब जो 2017 ईयर है उसमें टोटल अवेलेबिलिटी है, इसमें से क्रैश हुआ है उतने मिनट्स को हम लोग माइनस कर देते हैं। मतलब कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितना मिनट वेस्ट हुआ? 40। तो इसमें आप क्या करिए? -40 मिनट्स कर दीजिए। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 525 और 560 आएगा। क्लियर है? ये है आफ्टर क्रैशिंग। क्रैश करने के बाद जितना मिनट वो वर्क कर रहा है वो सिस्टम उस पूरे ईयर में, उसकी बात हो रही है। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें क्लियर अवेलेबिलिटी निकालना है उसका। क्रैश होने के बाद कितना निकलना है, पर उसको हम लोग को किस में देखना है? परसेंट की बात करना है। क्लियर है? तो परसेंट के लिए हम क्या करेंगे? जितना आपको दिया है, मतलब क्रैश के बाद का जो टाइम था 560 अपॉन 525 600, उससे आपको डिवाइड करना है एंड एट लास्ट उसको 100 से इंटू मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमें कैसा पूछा है? परसेंट में पूछा गया है बात। तो सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी जो निकलेगी वो क्या निकलेगी? कुछ आपको जो निकलेगा वो 0.99 समथिंग कुछ निकलेगा, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो वो आ जाएगा 99.9 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हो जो 4th ऑप्शन है वो हमें बता रहा है। तो बेसिक यहाँ पर आपको इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा था सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी से, तो अलग अलग टाइप से पैटर्न से अलग अलग पैटर्न से पूछा गया आपको क्वेश्चन। टॉपिक सेम है, सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी। तो आप वो दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो फिर से एक मैच द फॉलोइंग है। ये जो टॉपिक है वो CMM मॉडल से लिया गया है, मैच द फॉलोइंग, जहाँ पर आपको डिफरेंट लेवल्स की बात की गई है और उस लेवल में क्या क्या वर्क किए जाते हैं, फोकस किया जाता है, उस पर बात किया है। तो जब सबसे पहला जो लेवल होता है वो इनिशियल लेवल होता है। इनिशियल लेवल मतलब कि वहाँ पर अभी कोई भी प्लानिंग स्टार्ट नहीं है, वो एकदम स्टार्टिंग फेज है। ठीक है? वहाँ हर एक चीज़ क्या है? टेम्पोरेरी है। तो उसको हम लोग कैसे लेके चलते हैं कि there may not exist a plan और it may be abandoned। मतलब वो क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ अभी कोई प्लानिंग नहीं हुई। अभी तो हम चीज़ों को समझ रहे हैं, क्लाइंट से मीट कर रहे हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं, वो हम किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं। तो सारी चीज़ों को अभी हम समझ रहे हैं, अभी टेम्पोरेरी चीज़ें चल रही है, एडॉक बोल सकते हैं हम। ठीक है? क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर कोई भी प्लान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सेकेंड जो लेवल है रिपीटेबल की बात करती है। अब रिपीटेबल में स्टार्ट होता है कि कोई एक प्लान स्टार्ट कर दिया गया, एक प्लानिंग हो गई है कैसे कैसे क्रिएट करना है और सारे जो टीम मेंबर्स हैं वो उस काम पे लग चुके हैं, तो पीपल स्टिक टू इट की बात कर रहा है। थर्ड जो पार्ट है वो डिफाइंड की बात कर रहा है। डिफाइंड में क्या होता है? डेफिनेशन देना, उस प्रोजेक्ट का एक फ्रेमवर्क देना, एक टेम्पलेट देना। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? डिफाइंड।
द प्लान फॉर अ प्रोजेक्ट कम्स फ्रॉम अ टेम्पलेट फॉर प्लान्स की बात करता है। फोर्थ जो है मैनेज लेवल तक आते हैं, आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो बन चुका है, अब उसको क्या किया जा रहा है, मेजर्ड किया जा रहा है, ठीक है, मैनेज किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, द प्लान यूजेस प्रोसेस डेट कैन बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली की बात कर रहा है। एंड एट लास्ट ऑप्टिमाइजिंग, तो ऑप्टिमाइजिंग क्या करता है, इम्प्रूव करना, एनहांस करना चीज़ों को, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोसेस इम्प्रूव्ड क्वांटिटेटिवली एंड कंटिन्यूसली। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका जो मैच द फॉलोइंग था वो CMM मॉडल से पूछा गया था, जिसमें डिफरेंट लेवल्स बात की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए उसका पूरा थ्योरी प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको लेवल से रिलेटेड पूछता है, उसके सीक्वेंस पे पूछता है, उसके फुल फॉर्म पे पूछता है, दूसरा आपको फोकस पूछ देगा सीधा सीधा, और तीसरा आपको उसके की प्रोसेस एरिया पूछता है। क्लियर है। तो की प्रोसेस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ आपको कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया है, जैसे कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया है, किससे रिलेटेड दिया है, तो कपलिंग से रिलेटेड दिया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एक कॉमन कपलिंग है व्हेन ऑकर्स वन मॉड्यूल कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ अनदर मॉड्यूल बाय पासिंग इट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट टू डू। यहाँ क्या बोल रहा है कि कॉमन कपलिंग जो है वो कंट्रोल करने की बात कर रहा है, एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल पे कंट्रोल रहने का जो बात होता है उस पर बात कर रहा है। पर कॉमन कपलिंग का हमने डेफिनेशन देखा है कि वो क्या बोलता है कि वो कॉमन है, मतलब वो जितने भी डेटा है उसको शेयर किया जाता है, शेयर ग्लोबल डेटा की बात करता है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हुआ, पी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इन डेटा कपलिंग। अब डेटा कपलिंग की डेफिनेशन दी है कि द कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर इज पास्ड फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर थ्रू पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के थ्रू एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में पास किया जाता है, उसे हम डेटा कपलिंग बोलते हैं, और बिल्कुल सही की बात कर रहा है ये। स्टेम कपलिंग क्या बोलता है, व्हेन मॉड्यूल शेयर अ कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर। कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर का जब बात किया जाए तो वो किसके अंदर आता है, स्टेम कपलिंग के अंदर। तो हमने देखा 3 स्टेटमेंट है, जिसमें से Q और R क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट की ही बात की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी आपको दे दिया है कपलिंग से रिलेटेड, इफ़ अगर आप भूल गए होंगे तो आप इसे ज़रूर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रीज़न पूछा है हम लोग को, किसका रीज़न पूछा है, री इंजीनियरिंग की बात की गई है। री इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर हम लोग कब यूज़ करते हैं या किस लिए प्रिफर किया जाता है उसकी बात की गई है। तो इससे पहले भी हमने क्वेश्चन देखा था, री इंजीनियरिंग जो बात होती है वो एक नई शुरुआत की बात होती है कि क्या होता है, जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका हाई फेलियर रेट होता है, डिज़ाइन भी पुअर रहता है, सोर्स कोड में भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक री इंजीनियरिंग का प्रोसेस करते हैं, जहाँ वो जो प्रोसेस होती है वो पूरी स्टार्ट से लेकर के एंड तक की जाती है, मतलब एक नई शुरुआत की जाती है। तो उसी को पूछ रहा है कि रीज़न क्या है, री इंजीनियरिंग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट आपको दिया है, अलाउ लेगेसी सॉफ्टवेयर टू क्विकली एडप्ट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। कुछ रिक्वायरमेंट्स चेंज हुए होंगे, ठीक है, क्लाइंट अपना रिक्वायरमेंट्स पहले कुछ और बताया होगा, अब कुछ और बताया होगा, तो उनको एडप्ट करने की बात होती है, तब हम लोग री इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। सही बोल रहा है पी। क्यू क्या बोल रहा है, अपग्रेड न्यूअर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और पैराडिगम। अपग्रेड करने की बात कर रहा है, इम्प्रूव करने की बात कर रहा है, तो क्लियर है ये भी। इसके लिए भी हम री इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इम्प्रूव सॉफ्टवेयर मेंटेबिलिटी। तो मेंटेबिलिटी हम कब करते हैं, जब सॉफ्टवेयर या एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है, क्रिएशन के बाद हम जो मेंटेबिलिटी यूज़ करते हैं एक्टिविटीज़, वो मेंटेबिलिटी में आता है, मतलब डिलीवरी के बाद की बात किया जा रहा है। तो ये जो है वो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग पे नहीं फोकस होता, मतलब इसके लिए हम सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग नहीं यूज़ करते। एंड एट लास्ट अलाउ चेंज इन फंक्शनैलिटी एंड आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर का जो भी डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, उस पर जो भी चेंजेस होगी उसके लिए हम री इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। तो क्लियर है। यहाँ पर आपका सिर्फ स्टेटमेंट आर गलत है, बाकी पी क्यू और एस सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वो फिर से आपको एक स्टेटमेंट वाइज पूछा है, और इस स्टेटमेंट वाइज में आपको किससे रिलेटेड पूछा है, तो रीफैक्टरिंग के बारे में पूछा है। क्लियर है? तो रीफैक्टरिंग प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, उससे रिलेटेड है। पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। रीफैक्टरिंग क्या बात करता है कि ये एक कंस्ट्रक्शन टेक्निक है। क्या टेक्निक है? एक कंस्ट्रक्शन टेक्निक है। डेट इज़ ऑल्सो अ मेथड फॉर डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन। डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, एनहांस्ड करने की बात करता है, उसे हम रीफैक्टरिंग की बात करते हैं। रीफैक्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम in such a way that it does not alter the external behavior of the code yet improve the internal structure। जो स्ट्रक्चर पहले से बने हुए हैं एक्सटर्नली वो सेम एज इट इज़ देखेंगे, बट उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होंगी, जो भी सोर्स कोड होगा, ये सारी चीज़ों को और इम्प्रूव करने की बात करता है, रीफैक्टर करने की बात करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? रीफैक्टरिंग का काम बोलते हैं। क्या करता है कि जितने भी कोड्स हैं उनको क्लीन अप करने की बात करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि ये मिनिमाइज करता है किसको? बग्स को। मतलब जो भी एरर है वो ना आए, वो कम आए, इसलिए उसको यूज़ किया जाता है रीफैक्टरिंग को। मतलब कोड में क्या किया जाता है? इम्प्रूवमेंट लाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रीफैक्टरिंग बोलते हैं। और मेन इसका जो फोकस रहता है वो डिज़ाइनिंग पे बात करते हैं, डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव करने की। अब स्टेटमेंट आप जैसे देख रहे हैं, पहला स्टेटमेंट आपको पूछ रहा है कि रीफैक्टरिंग जो है इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम इन सच अ वे दैट इट डज नॉट ऑल्टर द एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द कोड येट इम्प्रूव द इंटरनल आर्किटेक्चर। एक्सटर्नल बिहेवियर को वो कुछ नहीं करता, वो ऑल्टर नहीं करता, बल्कि क्या करता है? इंटरनल आर्किटेक्चर को चेंज करता है, इम्प्रूव करने की बात करता है। तो जो पी स्टेटमेंट है वो सही है। Next, an example of refactoring is adding new features to satisfy customer requirement is covered after a project is shipped। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट है वो शिफ्ट हो गया, मतलब डिलीवरी हो गई है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? एक नया फीचर्स क्लाइंट जो है वो ऐड करने की डिमांड कर रहा है, तो उसको डालने के लिए, उसको उसमें फिट करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है। बोल रहा है कि ये रीफैक्टरिंग का एग्जाम्पल है, तो ये गलत है, ये रीफैक्टरिंग का एग्जाम्पल नहीं है। रीफैक्टरिंग क्या करता है? जब सॉफ्टवेयर प्रोसेस होते रहती है तभी उसके डिज़ाइन को, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात करती है, उसे हम क्या कहते हैं? रीफैक्टरिंग कहते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा? पी ओनली। तो ये जो क्वेश्चंस थे वो जून 2018 के थे। इससे पहले हमने दिसंबर 22 के जितने भी क्वेश्चंस थे, दिसंबर 22 से लेकर के 2018 के बीच का जितना भी एग्ज़ाम हुआ था, उन सभी के सारे PYQs हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। उनका एक प्लेलिस्ट है, आप सभी को उसके लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर जाके देखें। और आज का अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।